हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। यानी कि पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उद्देश्य। टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, शिक्षण जो है वो एक निरंतर चलने वाली सह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण लगातार चलता रहता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि शिक्षण क्या होता है, एक लगातार चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसलिए इसकी सफलता के लिए उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण करना भी जरूरी होता है। शिक्षण लगातार चलने वाली प्रक्रिया, इसके कुछ उद्देश्य भी होने चाहिए। इन उद्देश्यों को हमें पहले से ही निर्धारण करना पड़ता है कि शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय शिक्षक को सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि किन विद्यार्थियों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, साथ ही साथ कैसे पढ़ाना है और कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन उनमें लाने हैं। ये व्यवहारगत परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों से ही जुड़े होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण शिक्षण क्रिया का आधार शिक्षण का उद्देश्य ही है। पूरा शिक्षण क्रिया शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर है। शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, ये शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। जब हम विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर को बढ़ाकर उसके ज्ञान पक्ष को प्रभावित करते हैं तब वह शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। क्या होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में? ज्ञान पक्ष को प्रभावित किया जाता है। किसी विद्यार्थी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसके ज्ञान पक्ष को प्रभावित किया जाता है तो वह ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। जब छात्र को ज्ञान उपयोगी शिक्षण देते हैं तब उसके व्यवहार को क्रियात्मक रूप प्रदान किया जाता है और यही शिक्षण का क्रियात्मक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य हमारा, जब छात्र के भाव, विचार, अभिवृत्तियों को प्रभावित किया जाता है तब वह शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य कहलाता है। ये 3 उद्देश्य हैं हमारे शिक्षण के: ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। किंतु शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए विद्यार्थी की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन, उसकी रुचि, योग्यता, अभियोग्यता, इनका ध्यान भी रखना चाहिए। समाज और समाज की आवश्यकता, समाज का स्तर, विषय वस्तु कृति को ध्यान में रखते हुए ही विद्यालय के स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उनके अनुसार ही शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। विद्यालय के स्तर के अनुसार ही शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्र को अभिप्रेरित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों से छात्र को अभिप्रेरणा मिलती है और किन परिस्थितियों में किस प्रकार छात्र को अभिप्रेरित किया जा सकता है, ये सभी बातें भी शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण अंग होनी चाहिए। कि छात्रों को अभिप्रेरणा कैसे दी जाए और किन किन परिस्थितियों में दी जाए, इन सभी का निर्धारण पहले ही कर लिया जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। B.S. ब्लूम, जिन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, संप्रेषण की सुविधा के लिए इन उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य, ये 3 उद्देश्य हैं जो B.S. ब्लूम ने संप्रेषण के आधार पर बताए हैं। एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है? B.S. ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र उन उद्देश्यों को समावेशित करता है जो ज्ञान के पुनः स्मरण या प्रत्यभिज्ञान तथा मानसिक योग्यताओं के विकास से संबंधित हैं। B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य की परिभाषा दी है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों की जानकारी से होता है। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। क्या होता है ज्ञानात्मक उद्देश्यों में? सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों की जानकारी दी जाती है। ब्लूम ने अपनी पुस्तक
ब्लूम की एक पुस्तक है ज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव। ये ब्लूम की एक बुक है। इसमें उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है और उन सभी वर्गों की विशिष्ट सीखने की उपलब्धियों और पाठ्य वस्तु की प्रकृति को भी बताया है। B.S. ब्लूम की एक बुक का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव। ये बहुत ही फेमस बुक है और इस बुक में ही ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। साथ ही साथ पाठ्य वस्तु, क्या क्या विषय वस्तु हैं, सीखने की क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, उनके बारे में भी इस बुक में ब्लूम ने बताया है। अब ये जो 6 भाग हैं ज्ञानात्मक पक्ष के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अर्थ है पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों आदि का पुनः स्मरण करना तथा प्रत्यभिज्ञान के द्वारा याद करना। नॉलेज क्या होता है? याद करना, पठित विषय वस्तु के विचारों, तथ्यों का पुनः स्मरण करना, दोबारा से स्मरण करना और याद करना। इसमें वर्गीकरण, मानदंड, सिद्धांत, नियमों, परिभाषा कहना, परिभाषा देना, उसे पहचानना, नामकरण करना, रेखांकन करना, चिह्नित करना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो छात्रों से करवाई जाती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं करवाई जाती हैं? वर्गीकरण करवाया जाता है, सिद्धांत निर्माण, नियमों की परिभाषा देना, पहचानना, उनका नामकरण करना, रेखांकन करना, ये सारी क्रियाएं छात्रों से करवाई जाती हैं। जैसे कि पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। सबसे पहले क्या करवाया जाता है? पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। गुणों, विशेषताओं और संबंधों के आधार पर छात्रों को प्रत्येक विषय के तकनीकी शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। उन परिभाषाओं को याद कराना और महत्वपूर्ण उदाहरणों और संकेतों का ज्ञान कराना। जो शब्द होते हैं जिनकी एक अलग सी डेफिनेशन होती है, उन शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, उन शब्दों को समझाया जाता है, याद करवाया जाता है, उदाहरणों और संकेतों का भी ज्ञान करवाया जाता है। दूसरा, इसमें सूचनाओं और तथ्यों का ज्ञान करना। भाषा, कला, विज्ञान और समाज विज्ञान के विषयों में छात्रों को तथ्य और सूचनाओं का ज्ञान देना आवश्यक होता है। तथ्य जो फैक्ट होते हैं जो हमेशा सेम रहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है, नई नई इन्फॉर्मेशन, उनका ज्ञान भी इसमें करवाया जाता है। तीसरा, इसमें क्या करवाया जाता है? तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान करवाया जाता है। इसमें पूछताछ की विधियाँ, काल क्रमागत क्रम, निर्णय के मानदंड, इनका व्यवहारिक ज्ञान भी करवाया आवश्यक होता है। व्यवहारिक ज्ञान करवाना आवश्यक होता है। उसके बाद परंपराओं का ज्ञान, गद्य, पद्य, वैज्ञानिक पात्रों के स्वरूप और परंपराओं से परिचय भी करवाया जाता है। प्रवृत्तियों और क्रमों का ज्ञान, नई नई जो ट्रेंड्स हैं उनका ज्ञान भी इसमें करवाया जाता है। इसमें प्रक्रियाएं, दिशा, गतिविधियां, वर्तमान, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक जीवन में आई हुई नवीन प्रवृत्तियां, नए नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनका ज्ञान भी कराया जाता है। वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान करवाया जाता है। मानदंडों का ज्ञान करवाया जाता है। विविध विधियों, प्रविधियों का ज्ञान करवाया जाता है। प्रमुख विचारों और अमूर्त विचारों का ज्ञान करवाया जाता है। सिद्धांत और सामान्यीकरणों का भी ज्ञान करवाया जाता है और साथ ही साथ संरचनाओं और संगठनों का ज्ञान भी इसी के अंतर्गत आता है। ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 भाग हैं उनमें सबसे पहला पक्ष आता है ज्ञान, और ज्ञान में ये सभी बातें सिखाई जाती हैं। इसका दूसरा भाग आता है अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया गया है। जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया गया है उस विचारों और पदार्थों के अर्थों को जानने की योग्यता इसी के अंतर्गत आती है। पहला स्टेप क्या था? ज्ञान देना। अब जिस भी विषय वस्तु के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके विचारों और पदार्थों के जो अर्थ हैं उनको जानने की योग्यता इसके अंतर्गत आती है। ज्ञान में क्या होता है? रटवा दिया गया, पुनः स्मरण करवा दिया गया। और अवबोध में क्या किया? उनके जो भी पढ़वाया गया है, समझाया गया है, उसके अर्थों को जानने की योग्यता अवबोध में आती है। वह बोध जो कुछ सुना, पढ़ा और देखा है उसको अच्छी तरह से अर्थ और भाव सहित ही समझना अवबोध कहलाता है। जो भी हमने ज्ञान लिया है, क्या सुना है हमने, क्या पढ़ा है और क्या देखा है, उसका अच्छी तरह से मीनिंग जानना, वो इसमें अवबोध में आता है। इसमें कुछ क्रियाएं शामिल हैं, जैसे सबसे पहले अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? ट्रांसलेट करना। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, संक्षेपीकरण करना, कविता को गद्य में बदलना, ये सभी क्रियाएं आती हैं। जब हमने किसी वस्तु के बारे में ज्ञान ले लिया
तो हमें इतनी समझ हो जाती है कि हम उसे दूसरी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या संक्षिप्त में उसे लिख सकते हैं। दूसरा इसमें आता है व्याख्या करना और विवेचना करना। किसी विषय को समझकर सरलीकृत रूप में उदाहरण सहित प्रस्तुत करना, तथ्यों को विशद व्याख्या करना, तुलनात्मक विवेचन करना आता है। जो भी चीज़ हमें रटवा दी गई थी ज्ञान के पक्ष में, अब अबोध के स्तर पर हम उसको समझकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सरल भाषा में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम अपनी पर्सनल लाइफ से या प्रेजेंट की जो लाइफ है उससे रिलेट करके एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी दूसरी चीज़ से उस विषय वस्तु की तुलना भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है बाहरी गणना। इसमें छात्र न केवल ये बताता है कि उसने जो पढ़ा है उसका क्या अर्थ है, बल्कि उसके संभावित परिणामों को भी वो स्पष्ट करता है। जैसे पूर्व कथन, भविष्यवाणी करना, निष्कर्षों को निकालना, परिणामों का अनुमान लगाना, ये सभी आते हैं। बाहरी गणना में वो ये बताता है कि उसने जो भी पढ़ा है ना उसका क्या मीनिंग है, उसके परिणाम क्या होंगे। भविष्यवाणी करना, उसके निष्कर्ष निकालना, वो सभी अबोध स्तर पर किए जाते हैं। इसका तीसरा स्टेप आता है प्रयोग करना, एप्लीकेशन करना। जो ज्ञान उसने सीखा है उसको व्यवहारिक रूप में लागू करना ही प्रयोग कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, ये सभी प्रयोग में आते हैं। जैसे नवीन प्रयोग करना, सीखे गए शब्दों, नियमों को अपने कथनों में प्रयुक्त करना, प्रयोगों को स्वयं करके देखना। एप्लीकेशन क्या होता है, जो भी ज्ञान उसने सीखा है, अच्छी तरह से समझ लिया, अब उसको वो अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करेगा तो वो होगा प्रयोग। जो पहले से उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना आदि, ये सभी एप्लीकेशन में आते हैं। अगला स्टेप है इसका विश्लेषण करना। विश्लेषण में किसी सिद्धांत और समस्या के तत्वों या भाग को एक एक करके खोलने, अंतर संबंधों को बताने, निगमन करने, संगठनात्मक सिद्धांतों को समझने पर बल दिया जाता है। विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना, जो भी उसने सीखा है उसके एक एक भाग को एक एक करके उसको खोलेगा, उसके बीच में जो संबंध है उनको बताना, ये सभी विश्लेषण में आता है। जैसे तत्वों का विश्लेषण करना, प्रत्येक परिभाषा, शब्द, सिद्धांत, इनमें निहित तत्वों का विश्लेषण करना, एक एक परिभाषा को, एक एक शब्द को और सिद्धांत में जो तत्व हैं उनका विश्लेषण करके अकथित मान्यताओं को पहचानने की योग्यता, प्राकल्पनाओं से तथ्यों को अलग करने की क्षमता, सारांश और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना, ये सभी आता है प्रयोग विश्लेषण में। दूसरा इसमें आता है संबंधों का विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण विचार, समस्या, प्रकरण के तत्वों में निहित संबंधों को बताना, उनकी संगति, विसंगति, उपयोगिता क्या है, अनुपयोगिता क्या है, ये सभी सिद्ध करना, कथनों और निष्कर्षों की संगति की जांच करना और अनुकूल प्रसंगों और संदर्भों को बताना। अगला इसमें संगठनात्मक सिद्धांतों का विश्लेषण करना शामिल है। इसमें लेखक के दृष्टिकोण या भाव को पहचानने की योग्यता, सामग्री या रचना में प्रयुक्त विधियाँ, उनको समझने की, पहचानने की योग्यता, विरोध में निहित निर्धारकों को देखने की योग्यता, उपेक्षित और अपेक्षित पक्षों को जानने की योग्यता, ये सभी विश्लेषण में आती है। उसके बाद अगला स्टेप आता है संश्लेषण। संश्लेषण में एकीकरण और संपूर्णता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। छात्र की सूझबूझ, सृजनशीलता को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है कि क्या उसने सीखा है, उस सभी को एकीकरण कर दिया, संपूर्ण बना दिया, और छात्र की जो सूझबूझ है, उसकी सृजनशीलता है, सोचने समझने की क्षमता, क्रिएटिविटी, इसको विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है, अनोखे और असाधारण संवाद का निर्माण करना, विचारों और कथनों का उत्कृष्ट आयोजन, अभिव्यक्ति, रचनात्मक लेखन की योग्यता, व्यक्तिगत अनुभवों को प्रभावी अभिव्यक्ति, तत्काल प्रभावी भाषण देने की योग्यता, इनके माध्यम से विचारों, भावों, अनुभवों को नवीन रूप दिया जाता है। दूसरा इसमें आता है योजना या संक्रियाओं के प्रस्तावित समुच्चय का निर्माण करना। इसके अंतर्गत अनुसंधान के निष्कर्षों को समस्या से प्रभावी समाकलित करना, नवीन मॉडल बनाना, अनुसंधान की योजना बनाना, प्रकल्पना प्रमाणित करने के तरीके प्रस्तावित करना और नवीन ज्ञान को संश्लेषित करना, ये सभी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें अमूर्त संबंधों के समुच्चय को निकालना,
इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखना, समझाना, उनको प्रयुक्त करने की योग्यता, नवीन संप्रत्यों और सामान्यीकरणों की खोज करने की योग्यता, कक्ष अधिगम हेतु नवीन सिद्धांत के निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना और तथ्यों के आधार पर नवीन अमूर्त संबंध ज्ञात करना, उन्हें परिष्कृत करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना। यह ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य माना जाता है, मूल्यांकन करना। इसमें पाठ्यवस्तु के नियम, सिद्धांत और तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उनके संबंध में निर्णय लेने में आंतरिक और बाहरी मानदंडों को प्रयुक्त किया जाता है कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हुए या नहीं। मूल्यांकन किया जाता है कि जो शिक्षण जिस उद्देश्य से दिया गया था, क्या वो उद्देश्य उसे प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। यदि हुए हैं तो किस सीमा तक हुए हैं। विद्यार्थियों में कक्षा के अंदर जो सीखने के अनुभव उत्पन्न किए गए थे वो प्रभाव उत्पादक रहे हैं या नहीं रहे हैं, और शिक्षण के उद्देश्यों को कितने अच्छे ढंग से प्राप्त किया गया है, सभी मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण के जो उद्देश्य दिए गए हैं वो प्राप्त हुए या नहीं, और हुए हैं तो कहाँ तक वो हुए हैं, ये सभी बातें मूल्यांकन में आती हैं। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है, B.S. ब्लूम ने जो बताया वो है भावनात्मक उद्देश्य। क्रेथवोल, ब्लूम और मेरिया ने भावात्मक क्षेत्र को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य वर्गीकरण के अंतर्गत उस आंतरिक विकास को सम्मिलित करते हैं जो उस समय घटित होता है जब व्यक्ति अभिव्यक्तियों, सिद्धांतों, संकेतों और उन समाधानों को ग्रहण करता है जो उसके मूल्य निर्णयों का अनुमोदन और निर्देशन करते हैं। ये परिभाषा दी है B.S. ब्लूम ने। इस उद्देश्यों का संबंध छात्रों की रुचि, अभिवृत्तियों और भावों से होता है। भावात्मक पक्ष में क्या होता है, छात्रों की रुचि, उनके एटीट्यूड क्या है, उनके भाव क्या हैं, ये देखे जाते हैं। रुचि किस अनुभव में लगे रहने की मनोवृत्ति है। अभिवृत्ति किसी वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार को दर्शाता है। क्या क्या है इसमें, छात्रों की रुचि क्या होती है कि वो किस चीज़ में रुचि लेता है, किसी अनुभव में लगे रहने की उसकी मनोवृत्ति को रुचि कहा जाता है। और अभिवृत्ति, एटीट्यूड किसे कहा जाता है, किसी वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति के बारे में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक जो व्यवहार होंगे वो उसका एटीट्यूड होगा। शिक्षक इन सब का महत्व तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम शिक्षक ऐसे हैं जो इस क्षेत्र की ओर अपना शिक्षण केंद्रित करते हैं। इसमें कठिनाई आती है कि शिक्षक का शिक्षण जो है वो ये निर्णय नहीं कर पाते कि उनके विद्यार्थियों ने इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि की है और उसका मूल्यांकन कैसे करें। लेकिन भावनात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन करना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भावात्मक पक्ष से संबंधित तत्वों, विचार, भाव, अभिवृत्ति में परिवर्तन तीव्रता से होता है। भावात्मक पक्ष में क्या क्या शामिल है, विचार, भाव, अभिवृत्ति। और विचार, भाव और अभिवृत्ति क्या है, एक मनुष्य के विचार, भाव, अभिवृत्ति होते हैं। और मनुष्य का विचार जो है वो बदलता रहता है, आज कुछ है, आज थोड़े टाइम बाद कुछ होगा, वैसे ही उसके एटीट्यूड में भी परिवर्तन आता रहता है, उसके भाव भी बदलते ही रहते हैं। इसलिए इनमें परिवर्तन तेजी से होता है, जिसकी वजह से इनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। और कई बार छात्र बनावटी व्यवहार भी कर सकते हैं। मान लो उसके अंदर कुछ चल रहा है लेकिन वो टीचर के सामने कुछ और ही व्यवहार कर रहे हैं, जिससे उसका सही मूल्यांकन कर पाना कठिन कार्य हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको उद्देश्यों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे जानें कि उनसे क्या आशा की जाती है। किंतु भावात्मक क्षेत्र में विद्यार्थियों को उद्देश्यों को देखने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिक्रियाएं जो है उनको बनावटी ना बना सकें। भावात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए निरीक्षण और आत्म मूल्यांकन प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैसे तो भावात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि भाव विचार बदलते रहते हैं, लेकिन इसके मूल्यांकन के लिए निरीक्षण और आत्म मूल्यांकन प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन विधियों का प्रयोग करके हम भावनात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। ब्लूम महोदय ने विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को भी 6 भागों में ही बांटा है। पहला है ग्रहण करना। ग्रहण करने का क्या अर्थ है, विद्यार्थियों की ग्रहण करने की इच्छा से। ग्रहण करने का सीधा संबंध है विद्यार्थियों की संवेदनशीलता जो किसी क्रिया और उद्दीपक की उपस्थिति में होती है। छात्र कक्षा में केवल शांत बैठकर सुनता ही नहीं है, बल्कि वह यह भी प्रदर्शित करता है कि उसे इस बात का आभास है कि शिक्षक क्या कह रहा है और क्या पढ़ा रहा है।
कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चे शांत बैठे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा हमारी बात को सुन रहा है, टीचर की बात को सुन रहा है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और क्या कह रहा है। ग्रहण करने का मतलब यही होता है कि जो टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। दूसरा स्टेप इसमें आता है अनुक्रिया करना। इसमें विद्यार्थी प्रेरित होते हुए नवीन ज्ञान को सक्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी सुनने के साथ ही साथ अमल भी करता है और सक्रिय रूप से उसमें भाग भी लेता है। ग्रहण करने में क्या है, टीचर ने जो बताया विद्यार्थियों ने उसको ग्रहण कर लिया और सुन लिया। और अनुक्रिया में क्या है, सुनने के साथ ही साथ एक्टिव भी रहते हैं क्लास में, टीचर से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो उनके डाउट हैं वो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है अनुमूल्यन करना। इस स्तर पर विद्यार्थी एक आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा कुछ विशिष्ट मूल्य, एक वस्तु, एक रुचि, किसी अन्य घटना से अपने को जोड़ लेता है। जैसे किसी अभिनय को देखकर छात्र पुस्तकों, टेलीविज़न इत्यादि में अच्छे अभिनय की तलाश में रहता है। अनुमूल्यन करना, आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा कोई मूल्य विकसित कर लेना, घटना को अपने से जोड़ लेना, जो भी उसने देखा है उसको खुद से जोड़ लेना अनुमूल्यन होता है। अगला स्टेप आता है इसमें विचारना। छात्र जैसे जैसे मूल्यों के साथ वचनबद्धता करते हैं, मूल्यों को अपने के साथ जोड़ लेते हैं, वैसे वैसे उनके सामने ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ एक से अधिक मूल्य उपयुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में वे ये विचार करते हैं कि वे कौन से मूल्यों को धारण करें। उन्होंने जो भी वैल्यूज़ देखी वो उसको अपने के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे मूल्य उनके सामने आ जाते हैं तो वे विचार करते हैं कि कौन से मूल्यों को वो धारण करें और किन को छोड़ें। तो विचारना के स्टेप में यही आता है कि वो विचार करते हैं कौन से मूल्य उन्हें अपनाने चाहिए। अगला स्टेप इसमें आता है व्यवस्था करना। जब छात्र को ऐसी स्थिति मिलती है कि एक से अधिक मूल्य उपयुक्त होते हैं तो वे सोचकर ग्रहण किए गए मूल्यों की क्रमानुसार व्यवस्था करते हैं। जब वे मूल्यों को छांटते हैं कि कौन से मूल्य हमें ग्रहण करने हैं तो उनकी वो क्रम अनुसार व्यवस्था करते हैं, क्रम अनुसार उनको लगाते हैं कि उन्हें कौन से मूल्य को अपनाना चाहिए। अगला स्टेप आता है मूल्य समूह का विशेषीकरण करना। इस स्तर पर शिक्षक छात्रों के विशेष मूल्यों और मूल्य समूह के विशेषीकरण का ज्ञान सरलतापूर्वक कर सकता है। जो मूल्य समूह है उसका विशेषीकरण करना लास्ट स्टेप है। उसके बाद अगला उद्देश्य है, लास्ट उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य को भी 6 भागों में ही बांटा है। सबसे पहले उद्दीपन करना, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन करना, स्वाभाविकरण करना और आदत पढ़ना। क्रियात्मक पक्ष के भी 6 भाग ब्लूम ने बताए हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध विभिन्न प्रकार के मनोगत्यात्मक कौशल के विकास से होता है। शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ब्लूम की भांति ए.जी. सिम्पसन ने भी क्रियात्मक उद्देश्यों को 5 भागों में बांटा है। ब्लूम ने 6 भागों में बांटा और ए.जी. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण करना, परसेप्शन करना। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाहरी वस्तु के संबंध में व्यक्ति में रुचि और प्रेरणा जागृत होती है। प्रत्यक्षीकरण करना, परसेप्शन करना, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा बाहरी वस्तुओं को समझना, उनमें हमारी रुचि और जागृति पैदा करना प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा स्टेप आता है इसमें व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है उस प्रारंभिक समायोजन से जो विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं और अनुभवों के लिए किया जाता है। तीसरा इसमें आता है निर्देशात्मक अनुक्रिया। यह क्रियात्मक कौशल के विकास का पहला चरण है। इसमें अधिक जटिल कौशल के भाव वाली योग्यताओं पर बल दिया जाता है। अगला स्टेप आता है कार्यप्रणाली। इसमें विद्यार्थी के अंदर किसी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और कौशल विकसित होता है, जिससे छात्र को उपयुक्त अनुक्रिया करने में सहायता मिलती है। कार्यप्रणाली में छात्रों में आत्मविश्वास और कौशल विकसित किया जाता है ताकि वो अनुक्रिया कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। अगला जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इसमें छात्रों में इतनी क्षमता और कुशलता उत्पन्न की जाती है कि वे जटिल से जटिल कार्य को कम से कम शक्ति और समय में पूरा कर सकें। जटिल नाम से ही स्पष्ट है, जटिल से जटिल कार्य को कम से कम समय में पूरा कर सकें, ऐसी क्षमता और कुशलता विकसित की जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर 1 3, 4, 5 और 2। तो बताइए ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में।
ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और लास्ट में क्रियात्मक उद्देश्य। तो ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को इन 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा गणित की शब्द समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है, तो वह ज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर पर है? ज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर पर है? विश्लेषण पर, संश्लेषण पर, अनुप्रयोग पर या समझ पर? बताइए कौन से क्षेत्र पर है वो? अनुप्रयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक उद्देश्य के चरण कौन कौन से हैं? जो 3 उद्देश्य ब्लूम ने बताए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उनमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के चरण जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी में है ग्रहण करना, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारना, व्यवस्था, मूल्य, समूह का विशेषीकरण। ऑप्शन नंबर सी में है उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। और ऑप्शन नंबर डी में है प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक, अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। तो बताइए ज्ञानात्मक उद्देश्य के कौन कौन से चरण हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 चरण हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक उद्देश्य के कौन कौन से चरण हैं? भावात्मक उद्देश्य के कौन कौन से चरण थे? ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, विचारना, व्यवस्था और मूल्य समूह का विशेषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक उद्देश्य के कौन कौन से चरण हैं? क्रियात्मक उद्देश्य के चरण हैं उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये कौन से उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, व्यवस्था, मूल्य, समूह का विशेषीकरण, ये कौन से उद्देश्य हैं? भावात्मक उद्देश्य। उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, ये कौन से उद्देश्य हैं? क्रियात्मक उद्देश्य। प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक, अनुक्रिया, कार्यप्रणाली और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ये कौन से उद्देश्य हैं? ये क्रियात्मक उद्देश्य हैं, लेकिन ये बीएस ब्लूम ने नहीं दिए। ये 3 उद्देश्य बीएस ब्लूम ने दिए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये भी क्रियात्मक उद्देश्य हैं, लेकिन ये बीएस ब्लूम के द्वारा नहीं दिए गए। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।